नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं प्लेटो के टॉपिक पे नोट्स आप लोग को करवाने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं लॉक्स, मैकियावेली और हॉब्स के ऊपर 3 वीडियो बना चुकी हूँ और तीनों का कंपेरेटिव करके तीनों का मिक्स जो भी तुलनात्मक व्यू होता है उसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ। और तीनों का मिक्स करके जो भी उनका थॉट है, उनका जो भी मेन कंटेंट है और MCQ लेवल का क्वेश्चन जो भी आता है उसका आंसर के साथ मैं पिछले वाले वीडियो में डाल चुकी हूँ। उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग को ये मेन नोट्स जो जल्दी मिलता भी नहीं है। मैं कितने बुक को पढ़ के, अलग अलग नोट्स को पढ़ के मैं नोट्स बना के आप लोग को मेन कंटेंट को अंडरलाइन करके दे रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ा कीजिए। और आज का जो टॉपिक है प्लेटो, उसको मैं आज बता रही हूँ जो इस प्रकार है। प्लेटो, अभी ये प्लेटो का जो समरी है, सारांश मैं पहले बता देती हूँ, फिर उनके आगे लाइफ के बारे में बताऊंगी। तो इसको पढ़ने से आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा कि आखिर उनका पूरा जो भी उनका कार्यकाल है वो किस टाइप से, उनका थॉट किस टाइप से है और सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने इनके बारे में क्या सोचा, क्या बोला। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लेटो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली चिंतक हैं। यह वही राजनीतिक चिंतक हैं जिसने सर्वप्रथम राजनीतिक समस्याओं को समझने एवं उन पर विचार करने की उत्सुकता जनसाधारण में उत्पन्न की और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध अध्ययन किया। हालांकि विभिन्न विद्वानों द्वारा प्लेटो की एक स्वप्नदर्शीय या कल्पना लोकीय विचार कहकर निंदा की गई, लेकिन फिर भी उसके मौलिक विचारों की छाप उसके आगे आने वाले अनेक विचारकों जैसे अरस्तु, सिसरो, संत ऑगस्टाइन, बोएथियस, थॉमस मोर, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रॉडले आदि पर स्पष्ट नजर आती है। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सी शासन प्रणालियाँ फाशीवाद, साम्यवाद और अधिनायकवाद कहीं न कहीं अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए प्लेटो के विचारों का ही सहारा लेती नजर आती है। प्लेटो के दर्शन का विवेचन करने से पहले उनके जीवन पर एक नज़र अभी इस प्रकार डाल रहे हैं। तो इस प्रकार है। ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर जो भी हैं प्लेटो, इनका जन्म 428 ईस्वी में हुआ, BC में हुआ और इनका पूरा कार्यकाल 375 ईस्वी तक है। तो जन्म है 428 ईस्वी पूर्व एथेंस के कुलीन परिवार में। माता का नाम परिक्विटिनी सॉरी पिता का नाम अरिस्टोन था। वास्तविक नाम उनका है, प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज। चौधे कंधे के कारण उन्हें प्लेटो का नाम पड़ा, माने उनका ओरिजिनल नाम था अरिस्टोक्लीज, लेकिन उनके मल्ल जो भी कोच थे, उनको जो सिखाते थे, वे उनका नाम प्लेटो, लंबे चौड़े थे इसलिए प्लेटो नाम डाल दिया। हाँ, अब मेन है प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: क्रीटो, यूथिफ्रो, अपोलॉजी, सिम्पोजियस, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, मीनो, जॉर्जियस, प्रोटागोरस, फेरो, सोफिस्ट, लॉज। तो ये प्लेटो की ये प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है उनका रिपब्लिक, जो उनका बहुत ही पॉपुलर सर्वश्रेष्ठ बुक है। रिपब्लिक के बारे में आगे पढ़िए। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें उसने दार्शनिक शासक और न्याययुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की है।
अर्नेस्ट वार्कर ने रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा है। आध्यात्मिक भाग, इसमें अच्छा भला या नेक क्या है, इस प्रश्न पर विचार किया गया है। दूसरा है नैतिक भाग, इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद शिक्षा, इस भाग में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। उसके बाद है संपत्ति और परिवार, इसमें संपत्ति विषयक और परिवार विषयक साम्यवाद की चर्चा की गई है। आदर्श राज्य का पतन, प्लेटो ने इस भाग में बताया है कि यदि आदर्श राज्य के नियमों का पालन न किया गया तो आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। वर्कर ने इसके बारे में क्या कहा? वर्कर ने रिपब्लिक के बारे में कहा है कि यह वास्तविक जीवन पर आधारित है। वास्तविक जीवन पर आधारित है। इमर्सन ने प्लेटो के बारे में लिखा है कि प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन प्लेटो है। ये तो बहुत पॉपुलर थॉट है जो भी इनका है। इमर्सन का ये जो थॉट है बहुत ही पॉपुलर है। प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है, पूछा जाता है कोला इसमें एग्जाम के देख के पूछा जाता है। ये राइटर सबका नाम दे देता है, आगे रहता है ये कि मैच करने के लिए कि किसका केस मैच करिए, किसका कौन सा थॉट है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अब आगे है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक एक लाइन करके मेन टॉपिक दिया हुआ है, इसके आगे देखिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत में क्या है? न्याय एक आंतरिक तत्व है, मानव आत्मा से संबंधित है, कार्य विशेषीकरण या कार्यपालन या अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। ये कार्य विशेषीकरण और कार्यपालन और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। सावयवी एकता का सिद्धांत, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान, शिक्षा और साम्यवाद पर विशेष बल। ये मेन कंटेंट इस नोट्स में दिया गया है, इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये कहीं भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो प्लेटो के नोट्स में पढ़े थे। फिर से बोल रही हूँ, कार्य विशेषीकरण, कार्यपालन और हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। और साम्यवी एकता का सिद्धांत, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान है इनके प्लेटो के पुस्तकों में। शिक्षा और साम्यवाद पर विशेष बल दिया इन्होंने। और शिक्षा सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, उनके शिक्षा सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार हुई है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है, तो देखिए कौन कौन से आधार हैं, किस तरह से आलोचना हुई है इनकी पुस्तकों की। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्लेटो की शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम महत्व दिया गया है तथा कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ये सब आलोचना है शिक्षा के में, इनके कमी, इनके अंदर में शिक्षा के लिए क्या क्या कमियां हैं ये इसमें बताया जा रहा है। प्लेटो की शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। प्लेटो की शिक्षा योजना लंबी, उबाऊ और खर्चीली है। प्लेटो की शिक्षा योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है। सॉरी। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में समानता, हाँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में समानता, दोनों व्यक्ति की तुलना में समाज और राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों क्या है? प्लेटो, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में दोनों व्यक्ति की तुलना में समाज, दोनों क्या करते हैं? व्यक्ति की तुलना में समाज और राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ व्यक्ति को बिल्कुल लुप्त करके समाज को ही आगे बढ़ाया है, व्यक्ति को पीछे करके समाज और राज्य को ही महत्व दिया है। दोनों व्यक्ति कर्तव्य पर बल देते हैं, दोनों व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देते हैं। दोनों वर्ग संघर्ष और शोषण का अंत करना चाहते हैं।
दोनों निजी संपत्ति की संस्था का अंत करने पर बल देते हैं और दोनों स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते हैं। तो ये तो प्लेटो का जो भी टॉपिक है बहुत लंबा है, इसमें और भी बहुत है, जैसे आदर्श राज्य है, लॉज है, उसके बारे में और भी है। तो देखती हूँ, हो जाए तो अभी ही करा देती हूँ, देखती हूँ आगे क्या है। आदर्श राज्य, आदर्श राज्य में वर्ग और तत्व, जैसे कि इनका जो भी है आदर्श राज्य में क्या क्या है, इनका कहना है क्षुधा, असहास और विवेक, ये तीन, और इनके आदर्श राज्य में ये तीन बांटा गया है। क्षुधा क्या है, आर्थिक तत्व, और ये उत्पादक वर्ग के अंदर में है। क्षुधा आर्थिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। साहस किस में होता है, सैनिक में, और सैनिक वर्ग होते हैं इसमें। और विवेक किसके लिए है, दार्शनिक तत्व है, और दार्शनिक शासक वर्ग के लिए है ये। तो ये तीनों क्षुधा, साहस और विवेक किससे जोड़ा गया है, प्लेटो के आदर्श राज्य में होना चाहिए। और ये क्षुधा आर्थिक तत्व उत्पादक वर्ग में होता है, साहस सैनिक वर्ग में होता है, सैनिक तत्व होता है, और विवेक दार्शनिक तत्व दार्शनिक वर्ग में होता है। अब एक बस अब ये है प्लेटोवाद और फांसीवाद में आधारभूत अंतर। अभी तो देख लिए इधर प्लेटो दोनों का जो भी सोच था, और ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। प्लेटोवाद और फांसीवाद में आधारभूत अंतर निम्न है। प्लेटोवाद नैतिकता पर आधारित है, तो फांसीवाद नैतिकता विरोधी है। प्लेटोवाद आदर्शवाद है, तो फांसीवाद यथार्थवाद है। प्लेटोवाद संयम पर आधारित है, तो फांसीवाद दमन पर आधारित है। प्लेटोवाद साम्यवादी है, तो फांसीवाद साम्यवाद विरोधी है। प्लेटोवाद शांति पर आधारित है, तो फांसीवाद हिंसा पर आधारित है। प्लेटोवाद आदर्श ने आत्मनिर्भर नगर राज्यों का समर्थन करता है, तो फांसीवाद साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। प्लेटोवाद आत्मनिर्भर नगर राज्यों का समर्थन करता है, और फांसीवाद साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। तो प्लेटोवाद का मूल उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है, जबकि फांसीवाद का उद्देश्य स्वार्थ हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, ये तो दोनों का हो गया, प्लेटोवाद और फांसीवाद का क्या थॉट था। आगे हैं लॉज जो उनकी पुस्तक है उसमें क्या उन्होंने लिखा है। लॉज प्लेटो की अंतिम ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 347 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जो 347 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आकार की दृष्टि से यह प्लेटो की सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये लॉज जो है आकार की दृष्टि से प्लेटो का सबसे बड़ा ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार स्थानीय शासन के संचालन के लिए नगरों के निरीक्षण के लिए 2 प्रकार के अधिकार होंगे, नगर निरीक्षक और राज्य निरीक्षक। ये आपका उसके बाद थोड़ा सा और रह गया न्यायालय के प्रकार, जो मैं करा ही देती हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा इसके अंदर में है, लेकिन मैं मेन पॉइंट को ली हूँ। न्यायालय के प्रकार, उस समय न्याय प्रशासन की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने 4 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की है। पहला क्या था, अस्थायी पंचायत न्यायालय, दूसरा क्षेत्रीय न्यायालय, तीसरा विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय, और संपूर्ण जनता का न्यायालय। ये 4 प्रकार का न्यायालय था प्लेटो के न्याय प्रशासन में। तो अभी आज इतना ही प्लेटो पे, और मैं उसके बाद अरस्तु पे सोच रही हूँ कराने, और दोनों कराने के बाद बहुत लंबा टॉपिक है ये दोनों को अगर मिक्स करके, क्योंकि इन दोनों में है भी संबंध, इसलिए ठीक है। आगे मैं देखती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके, और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।